आज हम एक नए प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ज्योतिष्मती। ठीक है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और इसके गुण के बारे में जितना कम बताया जाए, सॉरी, जितना ज़्यादा बताया जाए उतना कम पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ड्रग है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी आयुर्वेदिक जितने डॉक्टर होते हैं अधिकतर इसका इस्तेमाल करते हैं और हम इसका इस्तेमाल अपने घर पर भी कर सकते हैं अगर हम इसके बारे में सही से जानकारी ले लें और सही से जान जाए तो। केवल इसका एक चीज़ में यूज़ नहीं है। जैसे कि मैंने अभी तक जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं सभी में मैंने ये बताया, शुरू से मैं बताता आ रहा हूँ कि आयुर्वेदिक जितने भी ड्रग होते हैं, जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, उसका किसी एक चीज़ में यूज़ नहीं होता है, स्पेसिफ़िक नहीं होता कि ये केवल इसी चीज़ के लिए है। वो उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। लेकिन उसके साथ-साथ जो उसका एक मेन पर्पज़ होता है कि अधिक किसमें करेगा, अधिक किस चीज़ में फ़ायदा करेगा, तो ये होता है। अभी हम जितने भी दवाइयाँ पढ़ के आए हैं, सभी के सभी उन सब चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है जो दिमाग को बढ़ाने वाला है, उसमें से ये दवाई भी है। लेकिन इसका इस्तेमाल मेनली दिमाग से जुड़े हुए जितनी भी बीमारियां होती है उसके ऊपर तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा एक स्पेसिफिक चीज़ है इसमें इसका इस्तेमाल होता है, और वो स्पेसिफिक चीज़ ये है पैरालिसिस। अगर किसी को पैरालिसिस हो जाए, जिसको हम लकवा बोलते हैं, या फिर गांव देहात के भाषा में फालिस मारना, हवा मारना बोलते हैं, उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आइए समझते हैं कि इसके हर एक पॉइंट को, ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए, इसलिए मैं सारी चीज़ को लिख के आपको समझाता हूँ कि इसका कहाँ-कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ब्रॉड में हम इसका यूज़ करते हैं। तो किस-किस चीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम देखते हैं। पहले हम इसके नाम के बारे में समझें। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे सिलास्ट्रस पैनिकुलेटस, इस नाम से जब सर्च करेंगे तो इस प्लांट के बारे में पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, जिसमें प्लांट कैसा दिखता है। अगर आपने कभी नहीं देखा होगा तो देख लेना, हालांकि मैं वीडियो में दे दूंगा। इसके जो थंबनेल है उसी में आपको देखने को मिल जाएगा कि सिलास्ट्रस पैनिकुलेटस क्या है। आपने थंबनेल में ही देखा भी होगा। तो सिलास्ट्रस पैनिकुलेटस जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसकी इमेजेस में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इमेज देखने को मिल जाएगा। अगर आपने कभी नहीं देखा होगा तो ये गांव देहात में अधिकतर देखने को मिल जाता है, ये कहीं पर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन वहाँ ज़्यादातर पे दिखता है जहाँ सूखा एरिया होता है, फ्लैट एरिया होता है, यानी जो ऊंचा एरिया होता है वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है इस प्लांट के बारे में। अब अगर इसके नाम के बारे में हम समझे तो इसका नाम जो संस्कृत में या हिंदी में होता है ज्योतिष्मती। इसको ज्योतिष्मती क्यों कहा जाता है? जो इसके फूल लगते हैं ना, वो एक उसके छोटे छोटे इसके जो पेड़ होता है ज्योति के जैसा, मतलब एक छोटे छोटे दाने के जैसे उस पे दिखता है, निशान से होते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है ज्योतिष्मती। ठीक है। इसको परावत पदी भी बोलते हैं। परावत का मतलब होता है कबूतर। कबूतर को संस्कृत में परावत बोला जाता है। और ये जो टर्म यूज़ किया जाता है परावत पदी, इसका मतलब है कि कबूतर के जो पैर होता है या कबूतर के जैसा जो इसका जो लता होती है, एक तरह की एक्चुअली ये लता होती है। तो इसका जो लता है, यानी चढ़ने वाले, जैसे कि घिया लौकी का जो एक लता नहीं होता जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ता है, इस तरह का होता है। तो कबूतर के जैसा दिखता है, इसका रंग होता है इसका लते का, इसलिए इसको परावत पदी भी बोला जाता है। इसे दूसरा नाम ये भी बोला जाता है काकांडकी। काकांडकी का मतलब होता है कौवा। कौवा को संस्कृत में काकांडकी बोला जाता है। इसका जो बीज होता है एक्चुअली में, या फल इसका हम बोलेंगे, इसका जो फल होता है वो कौवे के जैसा होता है। कौवा का जो अंडा होता है उसके जैसा होता है, इसीलिए इसको काकांडकी बोलते हैं। कंगूनिका भी इसका एक नाम है। इसी बेसिस पे अलग अलग चीज़ों में इसका अलग अलग पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इसको अगर हिंदी में देखेंगे, अलग अलग भाषा में देखेंगे, अलग अलग नाम मिलेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश में सर्च करेंगे, गूगल करेंगे इससे या ज्योतिष्मती के नाम से, तो आपको देखने को मिल जाएगा। या यूट्यूब पर भी अगर आप इसको सर्च करेंगे तो देखने को मिल जाएगा इन सब चीज़ों के बारे में। ये कैसे काम करता है, इसके बारे में जानने के लिए इसके गुण कर्म के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। अगर हम इसके गुण की बात करें, यानी कि इसमें किस तरह का गुण होता है, तो इसमें तीक्ष्ण नाम का एक गुण होता है। तीक्ष्ण का मतलब होता है तीखा, तेज।
यानी कि इसका जो गुण होता है काफ़ी तेज होता है, जो किसी चीज़ को बहुत तेज करता है। जैसे कि मिर्ची होता है ना, जैसे बोलता है ना ये बहुत मिर्ची के जैसा तेज है। कुछ आदमी होते फटाफट फटाफट बोलता रहता है, देखते हैं ना, कुछ औरतें अधिकतर होती हैं, कुछ मर्द भी होते हैं जिसमें जो फटाफट बोलते हैं, उसका बहुत ही चंचल स्वभाव का होता है, तो उसी को हम तीक्ष्ण बोलते हैं। तीक्ष्ण का मतलब तेज। तो ये तेज नेचर का होता है। इसका रस, इसका स्वाद अगर आप देखेंगे तो कटु और तिक्त होता है। कटु का मतलब क्या है? कटु का मतलब यहाँ पे है जो मिर्ची का स्वाद होता है। मिर्ची खाने पे झंझनाहट आ जाती है ना, एकदम झंझनाहट सी आ जाती है, तो उस तरह का इसका स्वाद होता है। और तिक्त का मतलब है कड़वा, जैसे कि करेला। करेले का जिस तरह का स्वाद होता है उसको करेले करेले के स्वाद को तिक्त बोलते हैं, और जो मिर्ची का स्वाद होता है उसको कटु बोलते हैं। यानी कि ये मिर्ची के जैसा भी और करेले के जैसा भी दोनों स्वाद इसमें रहता है, दोनों आदमी को बुरा लगता है। यानी कि स्वाद के हिसाब से तो बहुत ख़राब लगता है। आप इसको टेस्ट करोगे तो मन करेगा उल्टी कर दूं, इतना बेकार टेस्ट आएगा। क्योंकि मिर्ची भी कोई खाना नहीं चाहता, करेला भी कोई पसंद नहीं करता, तो इस तरह से इसका स्वाद दोनों ही खराब वाले रहते हैं। खट्टा मीठा हो तो चल भी जाता है, तो ऐसा इसमें से कुछ नहीं होता। अगर हम इसका देखें कि ये ठंडा होता है, गर्म होता है, तो उस हिसाब से ये उष्ण होता है। उष्ण का मतलब होता है गर्म, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। अगर आपको ठंडक महसूस हो रहा है तो उसमें आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो व्यक्ति ठंडे नेचर का है वो इसका इस्तेमाल करें। लेकिन जो गर्म नेचर के हैं, जो लोग गोरे हैं या फिर जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है, वो लोग इनका इस्तेमाल कम से कम करें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि काफ़ी गर्म होता है। इसका विपाक यानी पचने के बाद पेट में जब टूटता है, ब्लड में ऑब्जर्व होने से पहले ये किस नेचर का होता है, कैसा होता है, तो ये कटु नेचर का होता है थोड़ा, या यानी कि कड़वे कड़वे स्वभाव वाला होता है, जैसे मिर्ची का होता है, तीखा वाला। प्रभाव अगर देखें कि किस तरह से काम करता है, तो इसका प्रभाव होता है मेद। यानी कि ये मेनली किस चीज़ की दवाई है? दिमाग को बढ़ाने वाला, और दिमाग से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ है सबको एनहांस करने वाला। तो हमारे मेन जो हमारा दिमाग का कहने का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पूरा ब्रेन, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे हाथ पाँव पेट छाती जितने भी ऑर्गन हैं उन सभी में जितनी भी नर्व की सप्लाई होती है सब में। यानी कि दिमाग और जितने भी नर्व है जिससे हम हाथ पांव चलाते हैं, उठाते हैं, जो भी काम करते हैं, तंत्रिका तंतु हमारी बॉडी के जितने हैं उन सभी में अगर किसी भी तरीके की कोई डिफॉर्मिलिटीज आती है, अगर वो फंक्शन लो करता है या हाइपर हो जाता है, इन दोनों में इसको ठीक करता है। कहीं इसमें नर्व में अगर इन्फेक्शन आता है तो ठीक करता है। एलोपैथ की या आयुर्वेद की ऐसे बहुत सारी कम दवाइयाँ हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक करता है। इसका मेन वजह ये है कि हमारी बॉडी में दो तरह के सेल पाए जाते हैं। इस तरह के सेल होता है कि एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है। जैसे कि सेल इंजरी होती है, मैंने बताया भी, आप देख लेना वीडियो, एलोपैथिक जो चैनल है डॉक्टर वसीम अंसारी, उसमें जाकर आप देखोगे सेल इंजरी, तो आपको मिल जाएगा कि सेल कितने तरह का होता है और उसमें किस तरह का होता है। मैं शॉर्ट में समझाता हूँ कि जो सेल होता है मेनली अगर देखा जाए इंजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दो तरह का होता है, एक रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है जिस पे किसी भी तरीके का नुकसान होगा, इंजरी होगा, तो फिर से अपना कुछ समय के बाद सेलुलर अडेप्टेशन होने के बाद वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। और इरिवर्सिबल का मतलब है कि एक बार खराब हो गया तो दोबारा वो ठीक नहीं हो सकता। जैसे कि लीवर है, अगर किसी के लीवर में सूजन आ जाती है, आप उतने हिस्से को काट कर फेंक दीजिए, लीवर जितना कटा है फिर से उतना आ जाएगा, रिवर्सिबल है। लीवर में अगर आपका लीवर ठीक है, आप किसी को दान देना चाहते हैं ज़िंदा रहते हुए भी, तो आप अपने लीवर का कुछ हिस्सा काट के किसी और को दे सकते हैं जिसका लीवर ख़राब है, लीवर ख़त्म हो चुका है, आप उसको दे सकते हैं और कुछ समय के बाद आपका बॉडी में लीवर फिर से आ जाएगा। उसी तरीके से खून है, अगर आपके शरीर में खून है, प्रचुर मात्रा में है, और किसी को आपके खून की ज़रूरत है, तो आप अपने खून उसको दान कर सकते हैं, उसे दे सकते हैं। कुछ दिन के बाद आपके शरीर में जितना खून चाहिए होता है आपका शरीर खुद बना लेता है उतना। तो खून के जितने कोशिकाएं होती है, जो सेल होता है, लीवर के कोशिकाएं जो सेल है वो रिवर्सिबल वाले हैं।
यानी कि रीजनरेट करते हैं अपने आप को। कुछ समय के बाद ये अपने आप को फिर से कवर कर लेते हैं, बैकअप पूरा कर लेते हैं, भर लेते हैं। यानी जितना बड़ा या जितना क्वांटिटी में होते हैं वो उतनी साइज़ या क्वांटिटी पूरा कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेल है जो एक बार अगर डैमेज हो गए तो बहुत कम चांस होता है कि वो रिपेयर हो। रिपेयर की बात है, रीजनरेशन तो छोड़ दो। और रीजनरेशन उससे भी बहुत कम चांस है कि रीजनरेट होता है, और वो कभी ठीक नहीं होता। और वो है दिमाग के सारे सेल, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, जो दिमाग में भी है और पूरे शरीर में भी है। जैसे कि किसी आदमी ने गलत तरीके से, जो एक्सपर्ट नहीं है या नहीं जानता है कि इंजेक्शन लगाने का सही तरीका क्या, हर कोई डॉक्टर बनना फिरता है ना। जैसे कि कोई भी हुआ जिसको मालूम नहीं है और इंजेक्शन लगा देते हैं, अधिकतर आईएम के इंजेक्शन। आईएम का इंजेक्शन यानी कि जो मांस में लगता है, या तो कूल्हे पे लगता है या फिर यहाँ पे लगता है। अगर जिसको सही से नहीं मालूम है और वो अच्छा प्रैक्टिस नहीं किया है, अच्छा कॉन्फिडेंट बिल्डअप नहीं किया है, गलत से अगर लग जाता है इंजेक्शन, तो उसके जो नर्व की सप्लाई हो रही है, जिसको हम तंत्रिका तंतु बोल रहे हैं, अगर वो एक बार पंक्चर कर गया और उसके अंदर चला गया, वो टूट गया, ब्रेक हो गया, तो समझो वो उसका हाथ गया। अगर उसमें किसी तरीके का उस नर्व में इन्फेक्शन आ गया तो समझो वो हाथ गया, वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि नर्व सेल एक ऐसा सेल है कि इसमें अगर किसी भी तरीके की इंजरी आती है तो बहुत कम चांस होता है वो ठीक होने का। इसीलिए कभी भी आप इंजेक्शन ले तो उस आदमी से ले जिसको आता है। जिसको नहीं आता है, जिसने कहीं से ऐसे वैसे करके कर रखा है, वैसे ऐसे लेके मार देता है, देखता नहीं है कि किस तरह से लगाना है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जानवर के जैसे ठोक दिया, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने के लिए, फटाफट करने के लिए, और उस फटाफट के चक्कर में उसके 1 मिनट या कुछ सेकंड बचता है, लेकिन उसके चक्कर में उसकी पूरी ज़िंदगी के आने वाला जो चीज़ें होती हैं ना, सब दाव पे लग जाता है। वो अंग पूरा दाव पे लग जाता है, उसके आने वाला फ्यूचर दाव पे लग जाता है। अगर मान लीजिए किसी ने गलत तरीके से यहाँ पे इंजेक्शन लगा दिया और यहाँ की जो नर्व सप्लाई है उसे पता नहीं चला, काफ़ी डीप दे दिया या काफ़ी ऊपर दे दिया, या फिर यहाँ की नर्व है किसी कारण से पंक्चर हो गया, फट गया नर्व में, तो क्या होगा? उसका तो पूरा हाथ गया। उसके कुछ सेकंड बचाना अगर वही तरीके से अगर दिया होता, एक्सपर्ट होता, सही से जानता होता, तो उसके कुछ ही सेकंड ज़्यादा लगते, आराम से दे देता, तो कम से कम उसके हाथ तो बच जाते ना। तो इस तरीके से गलत तरीके से देने से गड़बड़ हो जाती है। तो वही एक ऐसा सेल है न्यूरॉन का, जिसको हम नर्वस सिस्टम का बोलते हैं, हमारे ब्रेन से जुड़ के पूरे शरीर में फैला हुआ है। उसकी रिपेयरिंग करने वाला बहुत कम मेडिसिन है, और वो मेडिसिन ये ज्योतिषमती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे नर्व में जितनी भी तरह की दिक्कतें आती लगभग ठीक हो जाती है ये। तो ये ज्योतिषमती बहुत कारगर मेडिसिन है। इसका तेल आता है मार्केट में, मैं आगे अपने वीडियो में सारी चीज़ बताऊंगा क्या क्या चीज़ होता है। हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। देखते हैं कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पहला एक प्रयोग में ये है कि इसका कफ वात विकारों में इस्तेमाल किया जाता है। कफ वात का मतलब है एक ऐसा बीमारी जो कफ और वात के कारण होता हो। कफ का मतलब भारीपन, जैसे कि कफ गला पे बैठ जाता है, खखार आना, तो हमारे पूरे शरीर में पानी के रूप में खखार है जो चलता रहता है, तो उसके कारण। और वात का मतलब है मूवमेंट से जुड़ा हुआ, हल्कापन से जुड़ा हुआ, यानी हल्का और भारी दोनों मिलकर शरीर में बीमारी पैदा कर देता है। तो उससे जो बीमारी होती है, इन दोनों के मिलने से उन बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। यानी कफ और वात वाली बीमारी को दूर करता है। कफ भी ठंडा, वात भी ठंडा, यानी जो ठंडे से लगने वाला जो बीमारी होती है, ठंड के कारण जो बीमारी लगती है, उन बीमारियों को दूर करता है। गर्म वाली बीमारियों को बढ़ा ही देगा, दूर नहीं करेगा। दूसरा देखें, वातहर है। वातहर एवं वेदना स्थापन होने से क्या क्या करता है? वातहर का मतलब होता है वात को दूर करने वाला। मैंने पहली वीडियो में बताया था वात क्या होता है, जो हमारे बॉडी के मूवमेंट है। वातहर है। और वेदना स्थापन, वेदना का मतलब होता है दर्द। किसी भी तरीके का जो पेन होता है ना, उस पेन को रिलीव करता है ये। अगर मान लो आपके यहाँ पे जोड़ है, केहूनी का जोड़ है, लंबे समय से इस केहूनी के जोड़ में आपको दर्द होता है,
ठीक नहीं होता। अगर आप इसके तेल का मालिश अगर यहाँ पे करते हैं, ये जोड़ का दर्द आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपके हाथ में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, लंबे समय से दर्द हो रहा है, इसके मालिश करेंगे ठीक हो जाएगा। यानी यहाँ इसमें किसी भी तरीके के आपको दर्द होता है, दर्द की मेन दवा है ये। आप उसमें इस तेल का मालिश करें, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है? यानी कि वात को दूर होता है, जो दर्द होता है ना मेनली वात के कारण होता है। तो ये वात के कारण जितने भी दर्द होंगे, सारा दर्द वात के कारण होता है। दैट मीन्स वात का मतलब नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कहीं दिक्कत आती है तो दर्द होता है। तो ये उस दर्द को दूर करता है, और इस दर्द को दूर करने के कारण यानी कि नर्व को बढ़ाने के कारण ये पक्षाघात एक बीमारी का नाम है। पक्षाघात का मतलब है पैरालिसिस। जैसे किसी का बायां अंग पूरा पैरालिसिस हो जाए, यहाँ आधा, ये पूरा आधा चेहरा से लेके ये पूरा बायां हाथ, ये पूरा बायां अलंग पूरा बायां साइड का पूरा पैरालिसिस हो जाए, दायां साइड का पूरा पैरालिसिस हो जाए, कोई एक पैरालिसिस हो जाए, तो उस तरह के पक्षाघात को अर्ध पक्षाघात बोलते हैं। लेकिन अगर पूरा दोनों हो जाता है तो उसको पूरा बोलते हैं, इसको पक्षाघात बोलते हैं। मतलब कि पैरालिसिस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, किसी में आधा पूरा हो जाता है, किसी में जैसे एक तरफ का हो गया, किसी में दूसरे तरफ का हो जाएगा, किसी में केवल चेहरा चेहरा ही होता है, हाथ बच जाता है, इस तरह से होता है, चेहरा रह जाता है, हाथ हो जाता है, पैर हो जाता है, ऐसे ऐसे होते हैं ना पैरालिसिस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो पक्षाघात अर्धित, अर्धित का मतलब है जिसमें मुंह टेढ़ा हो जाता है। यानी एक ऐसा, पोलियो का आपने सुना होगा, पोलियो या फालिस या हवा मारता है, एक ऐसा बीमारी है जिसमें केवल जो चेहरा होता है उसी के ऊपर उसका असर पड़ता है। यानी चेहरे के अंदर जो नर्व की सप्लाई होती है ना, उस नर्व को वो इन्फेक्ट करता है। पोलियो नाम का एक वायरस होता है, वो चेहरे के अंदर जितने भी नर्व की सप्लाई चल रही है, जो हमारी ब्लड वेसल्स को, मांसपेशिया को, चेहरे की मांसपेशिया को कंट्रोल करता है, उसी नर्व में जाके इन्फेक्शन पैदा कर देता है, उस नर्व को नष्ट करने लग जाता है। तो उसको अर्दित बोलते हैं आयुर्वेद में। यानी अर्दित हो, पक्षाघात हो, दैट मीन्स किसी तरह का पैरालिसिस हो, चाहे चेहरे का पैरालिसिस हो, हाथ का हो, पैर का हो, या पूरे एक अंग का हो, या पूरे शरीर का हो, इस पैरालिसिस में इसके तेल का मालिश किया जाता है। आपने देखा होगा जहाँ पे पैरालिसिस का इलाज होता है, जिस आयुर्वेदिक सेंटर पे, यानी जहाँ आयुर्वेदिक तरीके से पैरालिसिस का इस्तेमाल होता है, वो डॉक्टर इसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं, ज्योतिषमती का। वो लोग इसी तेल से मालिश करते रहते हैं, और आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जिन डॉक्टरों को अच्छे से इसका उपयोग आता है, या जो लोग अच्छे से इसका उपयोग करना जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट देते हैं। क्योंकि पैरालिसिस के जो मरीज होते हैं, अगर सही तरीके से सही उसका इलाज नहीं होता है तो तुरंत पेशेंट ख़राब हो जाता है। यानी कि मरीज़ की हालत ख़राब हो जाती है, और ठीक नहीं होता जल्दी फिर, क्योंकि पूरे शरीर में फिर फैल जाता है, या वो वायरस से काफ़ी लंबे समय तक अपना घर बना के रह जाता है। तो या जितना डैमेज हुआ है नर्व, वो डैमेज कर देता है, क्योंकि ऐसी चीज़ है ये कि एक बार जितना नर्व डैमेज कर दिया वो ठीक नहीं होना है। तो उसमें ये पैरालिसिस में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है संधिवात। संधिवात का मतलब होता है जोड़। हमारे जितने भी जॉइंट्स है उनको संधि बोलते हैं। अगर जॉइंट्स में अगर दर्द होने लग जाए, जैसे केहनी का है, घुटने का है, कमर का जॉइंट्स है, उंगलियों के बीच का जॉइंट्स है, जितने भी ये डिजिट्स हैं जो उंगलियों के बीच के जॉइंट्स हैं, इन सब में दर्द होने लग जाए, जो गठिया वाला काम होता है। यानी कि जितने भी जॉइंट्स है, अगर जॉइंट्स पेन होता है तो वहाँ पे आप इस ज्योतिषमती तेल का इस्तेमाल करें। जो जॉइंट्स पेन है, काफ़ी रिलीफ मिलता है, इससे आपको आराम मिलेगा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। जो आपने देखा होगा कि बुज़ुर्ग लोग हो जाते हैं, उनको जॉइंट्स पेन सबसे ज़्यादा रहती है। देखिए, जॉइंट्स पेन के कई सारे कारण हैं। जॉइंट्स पेन के कोई एक कारण नहीं होता। अगर वो जॉइंट्स पेन वात के कारण हुआ है, उसमें नर्व के पैरालिसिस के कारण हुआ है, तब ये ज्योतिषमती से ठीक होगा। लेकिन एक जो जॉइंट्स बनता है, उस जॉइंट्स के बीच में कई सारे फैक्टर हैं। कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा हो, जिसको आरए बोलते हैं, रूमेटिक इन्फ्लेमेशन, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये ठीक नहीं होगा इस तेल से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो घिसता है, कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है। जैसे दो हड्डी है, एक हड्डी इधर से आ रही है, दो एक इधर से आ रही है, अब ये दोनों यहाँ से मिल रही है।
अब इसमें अगर कहीं कोई इन्फेक्शन आ गया है या इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इस कारण से दर्द होगा, जैसे टच करेगा वैसे दर्द होगा। इन हर एक जॉइंट्स के बीच में, दो जॉइंट्स के बीच में कोई लिक्विड होता है, पानी के जैसा तरल पदार्थ होता है, वो सूख जाता है कई दफ़ा, उस कारण से टाइट यहाँ पे महसूस होता है और उस कारण से भी दर्द होता है। जैसे कि ठंडी के समय में यहाँ पे फ्रोजन शोल्डर के नाम से आपने सुना होगा। फ्रोजन शोल्डर का मतलब होता है अकड़ जाना। जैसे किसी का जो केहनी होता है ये अकड़ जाता है, गर्दन अकड़ जाती है, इधर से उधर नहीं होता हल्का सा भी। लोग कहते हैं यार तकिया रख लिया गलत तरीके से, ये हो गया वो हो गया। तकिया भी एक कारण होता है, लेकिन ठंडी के समय में ये जो फ्लूइड होता है ये सूख जाता है, जम सा जाता है अंदर, ठंड लगने के कारण। जैसे कि बोलते हैं ना ठंडा लग गया इस कारण दर्द हो रहा है, वो वही होता है। उसके कारण ये फ्लूइड सूख जाते हैं इसके अंदर का, और फिर फाइनली जकड़ाहट आ जाती है और फिर वो दर्द करता है। तो एक दर्द का कारण वो भी है। इन दोनों जॉइंट्स को यानी दोनों हड्डियों को जोड़ने वाली कुछ मांस के टुकड़े भी होते हैं जो जोड़ के रखता है, जिसको मांसपेशियां बोला जाता है या मसल्स। उसमें इन्फेक्शन आ जाता है तो उससे भी दर्द होगा। कुछ लिगामेंट्स या कुछ और सारी भी चीज़ें इसमें होती है, टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, तो उसके अंदर भी इन्फेक्शन होगा तो होगा। और साथ में यहाँ नर्व की भी सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई है। तो एक जॉइंट पेन का अगर आपको रूट कॉज नहीं मालूम होगा तो आप उसका इलाज नहीं कर सकते। जैसे कोई भी आता है कहता है मेरा को तो घुटना में दर्द हो रहा है, मैंने तो ये दवाई खा लिया, मैंने ये सारा तेल लगा लिया, ठीक ही नहीं होता। वो इसलिए नहीं ठीक होता क्योंकि उस दर्द का मेन कारण क्या है? वहाँ का पानी सूख गया है, उसके हड्डियों में इन्फेक्शन है, या फिर वहाँ की ब्लड सप्लाई नहीं जा रही यानी कि वहाँ की नस दब गई है, या फिर वहाँ का नर्व है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है, या वो दब गया है, वो खराब हो गया है। अगर नर्व के अंदर जो उसके तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है तो फिर ये ज्योतिष्मती तेल का इस्तेमाल करें आप, ये पूरी तरह से ठीक कर देगा। तो आप ये मत समझिए कि भैया इस तेल का तो इस्तेमाल करते हैं ठीक ही नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। आपको सही कारण या तो नहीं मालूम है, या जिस डॉक्टर ने आपको जो दवाई दी है वो सही से समझ के नहीं दिया है, वो सही से समझ नहीं पाया कि उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, उसके दर्द का मेन कारण क्या है, क्योंकि एक नहीं कई सारे कारण हैं। तो एग्जैक्ट जब तक कारण नहीं मालूम चलेगा उसका इलाज आप बस आंख बंद करके दवाई खाने वाला और आंख बंद करके दवाई देने वाला काम है, कि बस तुक्के लगाए जा रहे ठीक होगा तो वाह वाह, अरे डॉक्टर साहब ने दवाई दिया है ठीक हो रहा है, और नहीं ठीक हुआ तो डॉक्टर की बुराई, खुद की बुराई, और खुद परेशान होना, यही चीज़ें होती है ना। तो ये पहले कारण समझना होता है, यानी कि संधिवात में जो जॉइंट्स पेन हो रहा है अगर इसके कारण से, नर्व के कारण से हो रहा है तो इसमें काफ़ी राहत मिलता है। कटिशूल, कटिशूल का मतलब होता है कि कमर का दर्द। जैसे कुछ लोग होते हैं कमर के दर्द हो रहा होता है, तो कमर के दर्द के कई सारे कारण हैं। कमर के दर्द का मेन कारण होता है हमारे पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डी के अंदर नर्व की सप्लाई होती है, जो दिमाग से नीचे होते हुए अंदर से होते हुए जाती है, नीचे होते हुए हमारे कमर पे आती है और कमर से फिर नीचे जाता है। कुछ लोगों का समय के साथ पेट बाहर निकल जाता है और ये कमर होता है पीछे की तरफ ऐसे लचीली सी हो जाती है। पेट बाहर है, कमर पीछे लचीली है, तो उसके कारण से वो जो नर्व होता है उस पर दबाव पड़ता है। उस दबाव पड़ने के कारण उसके जितने भी नर्व सप्लाई है पेट के निचले वाला हिस्सा, जैसे कि कमर के नीचे वाला दोनों टांग में जितने भी नर्व की सप्लाई हो रही है जो कंट्रोल करता है, वो सब अफेक्ट कर जाता है और फाइनली कमर में दर्द बना रहता है। कई दफ़ा इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उस कारण से दर्द होता है। कई दफ़ा गिर जाता है, अभी गिरा हो या फिर कुछ समय पहले गिरा हो, कहीं चोट लगा हो, या फिर कभी कोई सर्जरी हुआ हो और लंबर पंक्चर किया गया हो, यानी कि कुछ सर्जरी में बेहोशी की दवाई दी जाती है, तो ये रीढ़ की हड्डी में दी जाती है, उसके अंदर दवाई दी जाती है बेहोशी की, जिससे बेहोश हो जाता है। अगर उसमें कभी गलत तरीके से नर्व पंक्चर हो गया हो तो फिर उस कारण से भी दिक्कतें आती है, उस कारण से भी दर्द होता है। कई दफ़ा यहाँ की जो हड्डियाँ होती है कुछ बढ़ जाता है, घट जाता है, उसके कारण से भी नर्व में दबाव पड़ता है तो दर्द होता है। या फिर ऐसा भी होता है बैठने में, उठने में, लेटने में अगर कभी चटक गया, कोई हड्डी एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई तो उससे भी होता है। कोई इन्फेक्शन है उस कारण से भी होती है, बहुत सारे इसके कारण होते हैं। तो एग्जैक्ट अगर कारण आपको मालूम है और उसमें नर्व के कारण अगर होता है
मैं पहले बार बार बता रहा हूँ कि नर्व के कारण, नर्व का मतलब तंत्रिका तंतु के कारण अगर कहीं दर्द होता है तो सारा दर्द का इलाज ज्योतिषमती है। यानी कमर के दर्द में आप इसका इस्तेमाल करके देखें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये कमर के दर्द में बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी इसके तेल का मालिश करें जहाँ पर आपको दर्द होता है, जहाँ पे जॉइंट्स है, कमर का जॉइंट्स, घुटने का जॉइंट्स, सभी जॉइंट्स में, सभी जोड़ों में आप इसके तेल का मालिश करेंगे, काफ़ी ठीक होगा। देखिए, एक बीमारी का नाम है ध्वजभंग। ध्वजभंग का मतलब होता है कि जो शिश्न होता है, पेनिस होता है मेल का, कई दफ़ा उम्र के साथ साथ या कुछ एज के साथ साथ, जैसे कि कुछ लोग जैसे किशोर अवस्था में जाते हैं तो अधिक मास्टरबेशन करते हैं या फिर उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण से उनका जो पेनिस होता है वो काफ़ी लचीलापन के कारण लचीलापन ख़त्म हो जाती है और वो लूज हो जाता है, ढीला पड़ जाते हैं। उस बीमारी को ध्वजभंग बोला जाता है। तो इसका इस तरह की जब बीमारी हो जिसमें जो पेनिस है, उस पेनिस में अगर टेढ़ापन आ जाए, वो पेनिस छोटा हो जाए, लूज हो जाए, पतला हो जाए, उसमें किसी भी तरीके का हो जो दिक्कत आती है, तब उस केसेस में क्या करते हैं, इसका जो भी तेल होता है, तेल की मालिश करते हैं या फिर इसी ज्योतिषमती का आप लेके इसमें टीला बनाते हैं और उसको रख के, यानी कि पेनिस के ऊपर रख के और उसको लेप सा लगा देते हैं। इससे वो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजक हो जाता है और वो जो लूज पड़ रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, वो फिर वो टाइट होने लग जाता है, स्ट्रेट होने लग जाता है, सीधा होने लग जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा, और इसके कारण से बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इस बीमारी होने के कारण क्या क्या बर्बाद हो जाता है, इसके कारण से जो पर्सनल रिलेशन होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो रिलेशन ख़राब हो जाता है। और जब रिलेशन ख़राब हो जाता है तो कई दफ़ा इतनी बुरी समय आ जाता है कुछ लोगों के लिए कि उन्हें डाइवोर्स तक का समय देखना पड़ जाता है, यानी तलाक तक की बातें चली जाती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य होता है उन लोगों के लिए जिनको इस तरह की डिजीज़ आ जाती है, या अगर हो जाता है तो फिर वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, या बच्चा पैदा करने में बहुत उन्हें तकलीफ़ होता है, बहुत परेशानी होती है। तो अगर किसी को अगर इस तरह की कोई बीमारी है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल में अगर आपको है ऐसा कुछ लगता है तो आप खुद भी इस दवाई को ऑर्डर करके आप अपने घर पे मंगा के आप इसकी मालिश कर सकते हैं। इसमें अगर इस्तेमाल करना है तो मैंने एक-एक चीज़ लिखा है इसीलिए, ताकि आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद भी इसका इस्तेमाल कर सकें। इसमें या तो 2 तरीके से कर सकते हैं, इसका टीला बना के जो शिश्न है, यानी कि शिश्न का मतलब पेनिस, उसके ऊपर इसका लेप लगाएँ। दूसरा क्या है, इसका जो तेल है, इसका तेल पान के पत्तों के साथ, पान का पत्ता ले और उसके ऊपर उस इसके तेल को लगा ले, ठीक है? और थोड़ी-सी सिकाई कर ले। सिकाई करने का मतलब कि हल्का-सा जो गरम चीज़ होता है ना, उसके तवा के ऊपर हल्की-सी गरम दिखा दे, यानी कि थोड़ा-सा गुनगुना टाइप का हो जाए। तो उस पान के पत्ते में जो तेल लगा है, उस तेल को लेके सिसनी के ऊपर लपेट दे चारों तरफ से, और लपेट के फिर छोड़ दे कुछ समय के लिए। जब वो शांत हो जाए, सब कुछ वो तेल अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाए 2-4 घंटे के बाद, फिर आप उस पत्ते को हटा दें। इस तरह से डेली आप एक दिन में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करें। ऐसे करके देखेंगे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसमें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। यानी ध्वजभंग जिसके कारण से इंसान पूरी ज़िंदगी बाँझ बन के रह सकता है, वो ठीक हो सकता है। उसकी बहुत सारी चीज़ें इससे ठीक हो जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये ऐसी डिजीज़ है जिस पे लोग बात करना नहीं चाहते। बहुत लोगों को ये बीमारी सताती है, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते क्योंकि ये चीज़ें गुप्त रखना चाहते हैं। गुप्त यानी कि वो कहे तो कहे कैसे? लोग इन बातों से काफ़ी शर्माते हैं। इन सब चीज़ों पे खुल के बात नहीं करते, और यही उनका नहीं कहना उसकी आने वाली ज़िंदगी होता है, उसको नर्क बना देता है। इसलिए इन सब चीज़ों पे खुल के बात करना बहुत ज़रूरी होती है, और आप उन्हें ज़रूर कहें जो आपके डॉक्टर हैं या आप जिनसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट है, एक और बीमारी का नाम है गंडमाला। गंडमाला एक ऐसी बीमारी है जिसको घेग का बीमारी बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का घेग लटक जाता है। घेग लटकने की बीमारी को गंडमाला बोलते हैं। आप घेग लटकने, अगर किसी का घेगा बीमारी हो रहा है, हालांकि आयोडीन की कमी से होता है,
तो उस बीमारी में इस तेल का यहाँ पे मालिश करें। इसी तेल का, ज्योतिषमती तेल का, आपको देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा इसमें रिलीफ मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं पहले ही बताता आ रहा हूँ, मैं स्मरण शक्ति ये चल ही रहा है पूरा मेडिसिन, ये वैद्य रसायन में। वैद्य का मतलब है दिमाग को बढ़ाने वाला। तो कुछ लोग की स्मरण शक्ति यानी याद रखने की जो पावर होती है ज़्यादा नहीं होती, और एज के साथ साथ याद रखने की जो पावर होती है वो ख़त्म हो रही होती है, कम हो रही होती है। इसका कारण ये होता है कि जितने भी याद रखने वाले जो सेल है, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, वो समय के साथ मरते हैं, बूढ़े हो रहे होते हैं। हमारे बॉडी के और जो सेल है, जैसे कि चमड़ी का सेल है, ये इस नेचर का सेल है कि अगर यहाँ पे कहीं स्क्रैच आ जाता है, कहीं घाव आ जाती है, तो कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है। वहाँ जो पुराना ख़राब सेल है वो हट जाता है और अंदर से नया सेल आ जाता है, नई त्वचा आ जाती है, नई चमड़ी आ जाती है। लेकिन ऐसा दिमाग के सेल के साथ नहीं होता। एक बार दिमाग में अगर आपने किसी भी तरीके का कमी किया, यानी आपके दिमाग में टेंशन के कारण, कोई चोट के कारण, कोई इन्फेक्शन के कारण, कोई बीमारी के कारण, कोई प्रेशर के कारण, अधिक सोचने के कारण, अधिक चिंता करने के कारण, भय के कारण, बुरी चीज़ सोचने के कारण, ईर्ष्या करने के कारण, जलन करने के कारण, झूठ बोलने के कारण, ज़्यादा दिमाग चलाने के कारण या कम दिमाग चलाने के कारण, इन सभी चीज़ों से दिमाग के ऊपर असर पड़ता है। अगर आप इवन झूठ भी बोलते हैं, उसका दिमाग के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। अगर आप ईर्ष्या करते हैं तभी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, गुस्सा करते तभी असर पड़ता है, डिप्रेशन में जाते तब भी असर पड़ता है। ये मानसिक चीज़ें जिस पे हम बात नहीं करते, केवल हम ये समझते हैं कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरस से केवल दिमाग के जो नर्व है उसी के ऊपर असर पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा असर पड़ता है हमारा सोच। अगर आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आप हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, आपका नर्व इतना एक्टिव हो जाता है कि वो सही चीज़ें और गलत चीज़ के बीच में अंतर ही नहीं कर पाता कि सही क्या है, गलत क्या है। और फाइनली ब्रेन के जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। अगर आप ईर्ष्या करते हैं, झूठ बोलते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, आपका दिमाग हाइपर एक्टिव रहता है और फिर फाइनली गड़बड़ हो जाती है। उस ब्रेन के सेल के ऊपर एक्चुअली प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, और वो प्रेशर एक तरह का ऐसा प्रेशर पड़ता चला जाता है, ऐसा प्रेशर पड़ता चला जाता है कि एक समय ऐसा आता है कि वो मर जाता है सेल, जिसको बोलते हैं अर्ली बुढ़ापा आना, यानी कि समय से पहले बूढ़ा हो जाना। तो कुछ लोग आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं या बहुत तरह से वो चीज़ें करते हैं, 35-40 का उम्र नहीं पाते, उनको भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है, उन्हें याद नहीं रहती। तो इस कारण से भी दिक्कतें आती है। अगर जिनको याद नहीं रहती तो उसमें इस तेल की मालिश आप करा सकते हैं, यानी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए इस तेल का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दिमाग को बढ़ाने के लिए, याद शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो इसका तरीका क्या है? इसके तेल को जो गाय का घी होता है, गाय का घृत यानी गाय का घी, गाय के घी में जो देसी गाय होनी चाहिए, जर्सी वाली नहीं हो तो बेहतर है। देसी गाय का जो घी है उसमें इसके तेल को मिलाएं और फिर आप इसके सर पे मालिश करें, आप इसका इस्तेमाल करें। काफ़ी हद तक आपको इससे रिलीफ मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है ना। गाय के घी में ध्यान रखें इस बात का, गाय के घी में इसके तेल को मिला के सर पे मालिश करना है, और जब तक मालिश करें कोशिश करें कि बाल ना हो तो बेहतर है, गंजा वंजा हो जाए या बाल छोटा करा ले, ताकि जो तेल है पता चले बाल में अटक न जाए, यानी कि आपके खोपड़ी में जानी चाहिए। ठीक है ना, इसका ध्यान रखिए। नर्व पैरालिसिस, कहीं पर नर्व की पैरालिसिस होती है, आप वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पहले ही बात किया जा चुका है कि पैरालिसिस में किसी भी तरीके का हो, इसके पत्र का जो स्वरस होता है वो 40 ml में देने से अइफेन का अतिसेवन अभ्यास दूर हो जाता है। कुछ लोग नशा करते हैं, जैसे भांग का नशा, गांजे का, गंदी गंदी जो नशा होती है, पता नहीं अल्कोहल का, शराब वगैरह का, और उनको लत लग जाता है। शौक में शुरू में तो बहुत ज़्यादा शौक से करते हैं, और लेकिन जब लत लग जाता है, क्योंकि ये एडिक्टिव नेचर का होता है। एडिक्टिव का मतलब होता है अभ्यास कराने वाला, लती वाला चीज़, यानी कि कुछ समय अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं
तो वो उसका आप लत में आ जाएंगे, उसके गिरफ्त में आप आ जाएंगे, फिर आप उससे निकल नहीं पाएंगे, इस तरह का चीज़। तो जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं वो सारे एडिक्टिव नेचर का होता है, और जो भी एडिक्टिव नेचर का होता है यकीन मानिए कि वो बहुत अच्छा लगता है इंसान को। जो भी बुरी चीज़ होती है उसको करने में इंसान को बहुत अच्छा लगता है। झूठ भी एडिक्टिव नेचर का होता है। अगर कोई झूठ बोलता है, झूठ बोलने में फिर उसको बहुत मज़ा आता है। हर कुछ वो होगा नहीं, हर बात को छुपाने के लिए वो झूठ बोलता है, क्योंकि वो एडिक्टिव नेचर का होता है। एक बार आपने झूठ का साथ लिया, आप बार-बार झूठ बोलेंगे। अपने आप को एक बार सच्चे इंसान से झूठा इंसान बना दोगे, तो आप हर चीज़ में झूठ बोल के आप बचना चाहेंगे। उसी तरीके से है, जितने भी बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ इन द सेंस अल्कोहल, दारू, शराब जितनी भी होती है सब अल्कोहल कहलाती है। अफीम, भांग, गांजा जो भी कुछ होता है वो सारे के सारे चीज़, जितने नारकोटिक ड्रग हैं सारे के सारे एडिक्टिव नेचर का होता है। अगर किसी को इसका लत लग चुका है किसी भी चीज़ का और वो छुड़ाना चाहता है, तो इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है इस ज्योतिषमती तेल का। उसमें क्या करना है, इसका 40 ml इसका स्वारस लेना, तेल नहीं लेना है। यानी इसके पत्ते को लेना है और पत्ते को निचोड़ना है, निचोड़ के उसके अंदर से रस निकालनी है, और वो रस 40 ml लेना है। कितना? 40 ml लेना है, और उसका सेवन करना है। जब भी उसको लगे कि मुझे नशा करना है या नशे की लत आए, तो उसका 40 ml जो वो होता है ना, इसका रस, पत्ते का रस निकाल के सेवन करना है। उससे उसको जो जो भी नशे की लत है उससे इसको निजात दिला देता है, यानी कि दूर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे ड्रग है जो नुकसान भी करता है, लेकिन ये नुकसान नहीं करता, आपको ठीक कर देगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है पेट पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, पेट से जुड़ी हुई बीमारियों में। जैसे कि खाना नहीं पच रहा हो किसी का, भूख नहीं लगता हो, कब्ज बना रहता हो। कब्ज का मतलब है अच्छे से पेट साफ नहीं होता हो, पेट में लैट्रिन फंसा हुआ हो, इस तरीके से पेट भारी भारी सा है, पेट में ऐसा लग रहा है कि 2-3 बार जाने के बाद भी पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट भारी भारी सा है, मन खराब खराब सा बना हुआ है, उसको कब्ज बोलते हैं। जिसमें गैस वैस भी बन रही है, कभी कभी नहीं भी बनती है, गैस नहीं पास होती है, या पेट में किसी तरीके की गांठ हो। आजकल गांठ की बहुत शिकायतें आ रही है, पेट में गांठ बन हो गया, यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होता है। और जिसको नहीं मालूम है वो हर एक गांठ को या हर एक दर्द को ये ठहरा देता है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो गया है या पेट में पथरी हो गई है। यही चीज़ें कह के बस सुलझा देते हैं और कहते हैं तुम्हें ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। अरे हर एक, इससे पहले जब ऑपरेशन नहीं इतना चलन था तभी तो इलाज होता था, और आजकल हर एक चीज़ का इलाज ऑपरेशन ही क्यों है भाई। कहीं भी दर्द होता है बोल देता है यार ये अपेंडिक्स ही है, पथरी ही है, इसी का ऑपरेशन कराओ। ये गलत बात है। ये पहले सही डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि एक्चुअली उसके दर्द का कारण क्या है। अगर पेट में दर्द का कारण कोई गांठ है तो उस गांठ का ट्रीटमेंट भी है। पहले दवाई से भी ट्रीटमेंट होती है, और दवाई से जब नहीं होती तब बाद में ऑपरेशन कराया जाता है। ठीक है। तो अगर पेट में जो गांठ बनती है एक्चुअली वो कई तरह की बनती है। वो गांठ गोले के रूप में, पेट में किस तरह का गोला बन जाए उसको हम गांठ या गुल्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुल्म बोलते हैं। ग्रंथि इसको नहीं बोलेंगे, गुल्म बोलेंगे। गुल्म का मतलब है कि किसी भी तरीके का गोला। अब वो गोला किस रूप में हो सकता है? किसी मांस का हो भी हो सकता है, या फिर किसी गैस का भी हो सकता है। अधिकतर ये जो गांठें होती है ये गैस वाली, जिसमें मांस वाली नहीं, उसको हम ग्रंथि कहेंगे। तो जो गैस का गोला अगर पेट में बन रहा है, गुल्म का मतलब है कोई एक जगह पे वो दर्द नहीं करेगा। कभी यहाँ दर्द किया, कभी पेट के ऊपर हिस्से में, कभी नीचे, कभी ऊपर, यानी कि एक ऐसा गोला जैसा लगेगा जो अलग अलग जगहों पे घूम रहा है, उसको गुल्म बोलते हैं। उस तरह के गांठ में जो एक जगह नहीं है, मूव करता रहता है चारों तरफ, कभी इधर है, कभी उधर है, कभी उधर है, तो उस तरह के गांठ या उस तरह के दर्द में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या करना है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ देखिए, किसी का बीपी अगर लो रहता हो,
तो उस बीपी को लो रहने में आप ज्योतिषमती का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का बीपी नॉर्मल है या हाई है तो भूलकर भी इसका इस्तेमाल न करें। किसी का बीपी बढ़ा हुआ है और आपने बिना चेक कराए, बीपी बढ़ने का मतलब एक बार आपने चेक करा लिया, अरे मेरा बीपी ठीक है तो ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 महीने के रेंज का बीपी अगर नॉर्मल आता है और एक दिन में 2 से 3 बार किया हुआ, अगर वो बीपी नॉर्मल रहती, एक जैसी रहती, थोड़ा बहुत का अंतर है, तो वो बीपी मानी जाती है। जैसे कि अभी आपने कराया 120/80 आता है, 2 घंटे बाद कराया आपने 115/70 आ गया, फिर आपने 4 घंटे के बाद कराया फिर 120/19 आया, तो एक एवरेज चलेगा कि आपका नॉर्मल चल रहा है। और अभी करा लिया, फिर 15 दिन के बाद, फिर 1 महीने के बाद, फिर 1.5 महीने, 2 महीने के बाद, ऐसे आपने किया और नॉर्मल है, तो बीपी नॉर्मल है। लेकिन अगर कहीं बढ़ा हुआ आ रहा है, घटा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब आपका बीपी या तो घटा है या फिर बढ़ा है। नॉर्मल बीपी में या बढ़े हुए बीपी में कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो बीपी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर आपका बीपी कम है, डाउन हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना, ये गर्म वाली चीज़ें, गर्म चीज़ें खाने से बीपी बढ़ती है और ठंडी चीज़ें खाने से बीपी शांत होती है। अगर आपका बीपी अगर डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप उस केस में इसका इस्तेमाल करें, आपका बीपी बढ़ जाएगा। यानी बीपी कम होने में इसका बीपी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कहीं सूजन आ जाती है, वहाँ पे इसका मालिश करें तो सूजन और दर्द दोनों ठीक कर देगा ये। बेरी बेरी एक बीमारी होती है, उस बेरी बेरी बीमारी में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। काश श्वास में, काश का मतलब होता है खांसी, श्वास का मतलब होता है दमा। यानी किसी को खांसी होती है और दमा है, पुराने समय से अगर दमा है, ठीक नहीं होता हो, छाती पे इसके तेल का मालिश करें, खांसी भी ठीक हो जाएगी और दमा की जो बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगा। मूत्रकृच्छ्री, मूत्रकृच्छ्री का मतलब है जिसमें पेशाब नहीं होता हो या पेशाब तकलीफ से होता हो या दर्द करके होता हो, इस तरह का किसी भी तरह का परेशानी हो, यानी कि पेशाब करने से जुड़ा कोई भी परेशानी हो, पथरी हो, पेशाब में जलन होता हो, पेशाब में दर्द होता हो, कुछ भी होता हो, उसमें इसका इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है आपका कष्ट आर्तव में। महिलाओं को अधिकतर कुछ समय के बाद कई दफ़ा उनके बच्चेदानी में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है या फिर उनके वजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन के कारण उनके जो हर महीने मेंसेज आते हैं, जिसको महीना या मासिक धर्म बोलते हैं, उसको आने में तकलीफ़ होती है। कई दफ़ा कुछ महिलाओं को काफ़ी दर्द होता है। जब भी महीना आने वाला होता है तो एक नॉर्मल दर्द हल्का सा होता है, मीठा मीठा दर्द होता है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी को कुछ ज़्यादा ही दर्द होता है, काफ़ी परेशानी से ब्लीडिंग होती है या महीना आता है, तो उस केसेस में भी इसका इस्तेमाल करना है। उसमें क्या करना है, इसका पत्ता है ना, ज्योतिषमती का जो पत्ता है, इसका साग बना के, यानी इसके पत्ते का साग बनाए और उसे खा ले, ठीक हो जाता है। बहुत अच्छा चीज़ है ये, यानी इसके पत्ते का साग बनाकर खाइए। अगर आपके महीना खुल के नहीं आता है या महीना आने में दर्द होता है, वो दर्द ख़त्म हो जाएगा और महीना खुल के आएगा। अगर किसी को बांझपन है तो इसके तेल में गोदूध, गोदूध मतलब होता है गाय का दूध, गाय के दूध में इसके तेल को मिलाइए और फिर उस तेल को पीजिए, बांझपन से काफ़ी रिलीफ देता है, यानी बांझपन ठीक कर देता है। तो इस तरह से हम इस दवाई के बारे में जो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हमने पढ़ा। कुछ चीज़ें और है, कुष्ठ, यानी कि अगर कोढ़ी की बीमारी हो जाता है किसी में, तो कोढ़ी की बीमारी में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। खुजली होती है, दाँत खाज खुजली गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है, उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके तेल का मालिश भी कर सकते हैं। और बुखार अगर किसी को होता है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इसके जो तेल होता है वो उसका तेल दीजिए, इसका जो बीज होता है उसका बीज दीजिए। 2-3 घंटे के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा पसीना लाता है और फिर पसीना जैसे आता है फिर बुखार अपने आप उतर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इतना सारा इस्तेमाल है, लेकिन मेन इस्तेमाल 2 चीज़ है, ब्रेन से जुड़ा हुआ जितनी सारी चीज़ें उसमें, और एक है पैरालिसिस, यानी दिमाग को बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, और दूसरा है पैरालिसिस से जितनी भी चीज़ें होती है, कहीं पर भी पैरालिसिस होता है, आप इसके तेल का बेझिझक आप इसका मालिश कर सकते हैं, काफ़ी राहत मिलेगा आपको। आप डॉक्टर से जाने के पहले अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके मरीज़ में
जो बुरा हालत में पहुंच सकता है, कोई चीज़ पूरा अंग खराब होने से आप बचा सकते हैं, अपने घर पर भी बचा सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल करें। इसका जो अगर हम यूज़ की बात करें तो इसका कौन सा पार्ट अधिकतर यूज़ किया जाता है, तो इसका या तो बीज यूज़ करते हैं या फिर इसका तेल इस्तेमाल करते हैं। अगर मात्रा की बात करें कि कितना दिया जाता है, तो एक एडल्ट आदमी, एडल्ट का मतलब 60 से लेकर 70 ग्राम, 70 केजी जिसका वज़न हो उसको एडल्ट बोलते हैं। एडल्ट आदमी को जो इसका बीज देंगे तो 1 से 2 ग्राम देंगे, और अगर आप तेल लेंगे तो 5 से लेके 15 बूंद तक का देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। ठीक उसी तरीके से इसका जो मेडिसिन में जो मार्केट में जिस नाम से ये मिलता है, या आप गूगल करेंगे या ऑनलाइन सर्च करेंगे या फिर जो भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट है जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारी साइट है, आप कहीं पर भी या जहाँ पे आयुर्वेद की दवाइयाँ मिलती है वहाँ से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो आप किस नाम से बोलेंगे कि आपको वो दे दे दवाई, या किस नाम से सर्च करेंगे, तो अगर आप सर्च करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ज्योतिषमती तेल के नाम से अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको वो चीज़ आपको मिल जाएगा, और आप अपने घर पे ऑर्डर करके मंगा के, और आपको किस तरह का कोई परेशानी होता है, दर्द होता है, सूजन होता है, पैरालिसिस का कोई अटैक आता है किसी को, आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने सारा इसका यूज़ है। आप अगर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो एक-एक करके सारी चीज़ को इस वीडियो में, पूरी चीज़ को, हर एक चीज़ को डिटेल में बताया गया है, ताकि कोई भी पॉइंट गलती से छूट ना जाए कहीं से भी। मैंने पूरा कोशिश किया बताने के लिए। आप इसका जब चाहें तब देख के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कई दफ़ा कुछ दवाइयाँ खाने से उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, बढ़ जाती है, दैट मीन्स वो हमारी बॉडी में कई दफ़ा ओवरडोज हो जाता है, या काफ़ी लंबे समय तक लेने से, या ज़्यादा मात्रा में लेने से। जैसे कोई दवाई आपको जितनी मात्रा में लेनी है बीमारी ठीक होने के लिए, आपको अंदाज़ा नहीं लगा और आप ज़्यादा दिन तक दवाई चला दिए, तो वो आपकी बॉडी में बीमारी तो ठीक कर दिया, लेकिन ज़्यादा दिन तक चलाए तो बीमारी यही नहीं, दवाई खाए जा रहे हो, तो वो दवाई तो फिर नुकसान करेगा ना। या फिर आपने मात्रा ही ज़्यादा बढ़ा दी तो उससे भी नुकसान करेगा। तो उसको हम बोलते हैं टॉक्सिसिटी, यानी उस दवाई का गलत प्रभाव। जब अगर इस दवाई के गलत प्रभाव होने लग जाए, अगर आपको ऐसा महसूस हो, गलत चीज़ आपको लग रहा हो, महसूस होने लग जाए, तो उससे कैसे बचना है, यानी कि गाय का दूध में घी मिला देना है। गाय का घी 1 चम्मच ले और 1 गिलास दूध ले, उसमें मिला के पी जाए, आपको इसकी टॉक्सिसिटी ठीक कर देगा। यानी इसकी अगर आपको टॉक्सिसिटी बढ़ रही है तो वो आपको रिलीज़ कर देगा। उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में सारा कुछ बताया है। आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, और कोई परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। शुक्रिया।